है। जैसे फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है, दुनिया के 200 देशों में सबसे छोटे देशों में उसकी गिनती होती है। मुश्किल से आबादी उनकी 30 लाख के आसपास है। इतने छोटे से देश ने एक संकल्प ले रखा है और ये संकल्प उनका 100 साल पुराना है। 100 साल पहले फिनलैंड गुलाम हो गया था और गुलामी के बाद उन्होंने आजादी पाई। आजादी के बाद उनका पहला संकल्प है जिसको 100 साल से उन्होंने टस से मस नहीं होने दिया, और वो संकल्प ये है कि हम कभी विदेशी भाषा में अपने देश में कोई काम नहीं करेंगे। फिनलैंड की सरकार चलेगी तो फिनिश भाषा में काम करेगी, फिनलैंड के विश्वविद्यालय चलेंगे तो फिनिश भाषा में काम करेंगे, फिनलैंड के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम शिक्षा दी जाएगी तो उनकी फिनिश भाषा में होगी, उनके यहाँ विज्ञान और तकनीकी का काम किया जाएगा तो फिनिश भाषा में होगा, उनके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए जाएंगे तो फिनिश में होंगे, उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज होंगे तो फिनिश में होंगे। छोटा सा देश फिनलैंड अपनी मातृभाषा को सीने से ऐसे चिपकाए हुए है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका कर रखती है। आसपास के देश इतना दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड के ऊपर। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो फिनलैंड इंग्लैंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिनलैंड फ्रांस से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, स्पेन से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पुर्तगाल से भी ज्यादा दूर नहीं है, जर्मनी से भी ज्यादा दूर नहीं है। ये बहुत सारे बड़े देश हैं फिनलैंड के आसपास में। ये दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड पर कि भाषा बदल दो, अंग्रेजी कर लो, भाषा के साथ साथ और भी चीजें बदल दो। लेकिन फिनलैंड के निवासी कहते हैं कि हमारी आजादी तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी मातृभाषा सुरक्षित है। जिस दिन हमने मातृभाषा को छोड़ दिया उस दिन हमारी आजादी चली जाएगी। आप जरा कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए कि 30 लाख की आबादी का छोटा सा देश जो 24-25 बड़े देशों से चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसके पास अपनी सेना नहीं है, जिसके पास अपनी पुलिस व्यवस्था नहीं है, वो देश टिका हुआ है, अपनी आजादी को बरकरार रखे हुए है। 100 साल से उनकी आजादी बरकरार है। कोई दूसरे देश की हिम्मत नहीं है उनके देश में हस्तक्षेप करने की। तो वो कहते हैं इसका एक ही कारण है, उनकी मातृभाषा जो इस समय उनकी राष्ट्रभाषा है। फिनलैंड के बगल में और एक छोटा सा देश है डेनमार्क, बिल्कुल छोटा सा देश है। डेनमार्क की आबादी तो मुश्किल से 22 लाख के आसपास है। भारत में तो पता नहीं 22 लाख की आबादी के कितने अधिक जिले होंगे। वो डेनमार्क की मातृभाषा जो है वो डेनिश है और उनके यहाँ सब काम डेनिश में होता है। सारी दुनिया के जो भाषा विज्ञानी हैं वो इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हैं कि दुनिया में शब्दों की संख्या के अनुसार सबसे छोटी भाषा है तो वो डेनिश भाषा है, जिसमें सबसे कम शब्द हैं। अगर सबसे कम शब्दों वाली भाषा डेनिश है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी वो डेनमार्क की राष्ट्रभाषा है। डेनमार्क के इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज उनके यहाँ डेनिश में चलते हैं। और डेनमार्क के निवासियों को ये बात कहते हुए बड़ी गर्व है कि भले हमारी मातृभाषा दुनिया में सबसे कम शब्दों वाली भाषा हो, लेकिन वो हमारी मातृभाषा है और उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं ना, भले हमारी माँ दूसरे की माँ से कम सुंदर हो लेकिन वो हमारी माँ है, और माँ जो है ना वो समझौते के लायक नहीं होती है। ऐसे ही डेनमार्क के निवासी इस गौरव से बात को कहते हैं, हमारी भाषा सबसे छोटी है तो क्या हुआ, हमारा देश सबसे छोटा है तो क्या हुआ, हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन हमने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना रखा है। और डेनमार्क के निवासियों के मन में इतना आत्मविश्वास है, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी मातृभाषा को हम सीने से चिपकाए रहेंगे, राष्ट्रभाषा बनाए रहेंगे, तब तक हमारे देश की आजादी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये छोटे छोटे देश, डेनमार्क है, इसी के नजदीक में और एक छोटा सा देश है, उसका नाम है स्वीडन। बहुत छोटा सा देश है। भारत की तुलना करेंगे तो स्वीडन भारत के किसी एक राज्य के आधे से भी कम में निपट जाएगा, सिमट जाएगा, इतना छोटा सा देश है। लेकिन स्वीडन के निवासी भी जब से आजाद हुए, एक समय स्वीडन भी गुलाम रहा विदेशियों का, लेकिन जब से स्वीडन आजाद हुआ उन्होंने स्वीडिश भाषा को मातृभाषा बनाया, और एक बार जो बनाया उससे वो पीछे नहीं हटे हैं और लगातार सारी दुनिया में स्वीडिश भाषा की पताका वो फहराने में लगे हुए हैं। तो फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, इन्हीं के पड़ोस में और एक बिल्कुल छोटा सा देश है, उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे भी एक समय गुलाम हुआ था,
100 साल पहले लगभग वो भी आजाद हो गया। लेकिन नॉर्वे के लोगों ने आजादी के बाद जो सबसे पहला काम किया वो वही कि उनकी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया। आज नॉर्वे की राष्ट्रभाषा नॉर्वेजियन है और सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, बचपन से लेकर आखिरी कक्षा तक की उच्चतम पढ़ाई सब कुछ नॉर्वेजियन में होता है। तो दुनिया के छोटे छोटे देशों के उदाहरण ले लें या दुनिया के बड़े बड़े देशों के उदाहरण ले लें, सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है, वो ये कि जिस देश ने भी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया वो देश दुनिया में गर्व के साथ, सम्मान के साथ खड़ा है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। अर्थव्यवस्था में कोई देश बहुत छोटा हो सकता है, अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा देश बहुत बड़ा हो सकता है, आबादी के हिसाब से कोई देश छोटा हो सकता है, आबादी के हिसाब से कोई देश बड़ा हो सकता है, भूगोल की सीमाओं के अनुसार कोई देश बहुत छोटा है, कोई देश बहुत बड़ा है। ये सब प्रश्न बाहर हो जाते हैं जब मूल प्रश्न उनके यहाँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का आता है। इन सभी देशों में एक बात जो मैं देखता हूं समान है, वो ये कि ये देश कई मामलों में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक मामले में एक जैसे हैं कि इन सब देशों ने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, जीवन का अंग बनाया, उसको आगे बढ़ाया, लगातार बढ़ा रहे हैं और गर्व और सम्मान के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मानित स्वतंत्र देश की हैसियत पा रहे हैं। मैं अपने देश भारत की बात करता हूं। अपने देश भारत का सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में आबादी के अनुसार सबसे बड़ा दूसरा देश, चीन पहला देश जिसकी आबादी 140 करोड़, भारत दूसरा देश जिसकी आबादी इस समय लगभग 119 करोड़। तो दुनिया में आबादी के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश, दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश। जितने प्राकृतिक संसाधन भारत में हैं वो चीन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप के देशों में नहीं। प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरों वाला देश, सबसे ज्यादा चिकित्सक अगर पूरी दुनिया में है तो भारत में, सबसे ज्यादा इंजीनियरों का देश अगर दुनिया में है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का देश अगर दुनिया में है तो भारत है, सबसे बड़े किसानों का देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा कुशल मजदूरों वाला देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है। माने कई मामलों में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है, एक दो मामले में नंबर 2 पर है, लेकिन मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में ये देश दुनिया का सबसे फिसड्डी देश है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ देश है। हमसे पहले और हमसे बाद जो भी देश आजाद हुए वो सबने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना लिया। अपना देश आजादी के 63 साल के बाद भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत की मातृभाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने और कब इस देश का विकास तेजी से हो और इस देश के विकास के रास्ते दूसरों के लिए खुले। भारत अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। जो भारत की 22 भाषाएं संविधान ने स्वीकृत की हैं, इनमें से किसी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं कि अंग्रेजी को हटाओ, हिंदी को ला सकते हो तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना लो, सारे झगड़े भारत के खत्म हो जाएं। काफी लंबे समय तक इस देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा रही है और जब तक इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही है, आप माने या न माने, ये देश दुनिया में सोने की चिड़िया रहा है और सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा रहा है। हमारे देश में सुवर्ण युग माना जाता है, सोने का युग माना जाता है। भारत का सबसे अच्छा समय, किसी भी इतिहासकार को पूछो, भारत का अध्ययन करने वाले भारतीय इतिहासकार से पूछो या भारत का अध्ययन करने वाले विदेशी इतिहासकारों से पूछो कि भारत का सोने का युग कब था, भारत सबसे अच्छा कब था, तो वो कहते हैं महर्षि चाणक्य के समय से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक का भारत दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ भारत था। शिक्षा में सबसे ऊंचा, व्यापार में सबसे ऊंचा, तकनीकी विज्ञान में सबसे ऊंचा, दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के लिखे जाने में सबसे ऊंचा, ज्ञान के स्तर में सबसे ऊंचा। माने सारी दुनिया के इतिहासकार इस बात पर अब मानते हैं, अब विवाद समाप्त हो गया है कि महर्षि चाणक्य का जो समय रहा वहां से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। कैसे रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है
कि संस्कृत उस समय देश की राष्ट्रभाषा रही, संस्कृत उस समय देश की राज्य भाषा रही, संस्कृत इस देश के लोगों के पढ़ने पढ़ाने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में बोलने चालने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में हर काम की भाषा रही है। विज्ञान की, तकनीकी की, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए, सब तरह के काम के लिए संस्कृत को हमारे यहाँ माध्यम बनाया गया और संस्कृत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया। तो जब तक संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा रही, तब तक भारत दुनिया में सिरमौर रहा, सबसे ऊंचा रहा। लेकिन जैसे जैसे भारत में संस्कृत का पराभव हुआ, जैसे जैसे संस्कृत की ऊंचाई कम होना शुरू हुई, संस्कृत का पतन शुरू हुआ, भारत का भी पराभव शुरू हुआ और भारत का भी पतन शुरू हुआ। ये कुछ संयोग नहीं है, इस पर गंभीर शोध करने की जरूरत है कि संस्कृत का पतन जैसे ही इस देश में शुरू हुआ, वैसे ही विदेशियों के आक्रमण भी शुरू हो गए इस देश में। पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 7वीं शताब्दी, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर उसके बाद लंबी एक श्रृंखला, तैमूर लंग, नादिर शाह वगैरह वगैरह, अहमद शाह अब्दाली, फिर बाबर और बाबर के परिवार के लोग, फिर उसके बाद पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर अंग्रेजों के पहले थोड़ा दिन फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग। ये सारे के सारे विदेशी हमले भारत में उसी समय में हुए हैं जब संस्कृत हमारे देश में पतन की स्थिति में रही है, पराभव की स्थिति में रही है। संस्कृत की ऊंचाई जब तक बनी रही, राष्ट्र की ऊंचाई बनी रही। संस्कृत इस देश में जब तक ऊंचाई पर रही, राष्ट्र की स्वाधीनता इस देश की बची रही, स्वतंत्रता इस देश की बची रही। जैसे जैसे संस्कृत का पराभव हुआ, माने ज्ञान का पराभव हुआ, संस्कृत माने ज्ञान की भाषा, तो ज्ञान के स्तर पर जब हम नीचे गिरने लगे और ज्ञान के स्तर पर नीचे उतरने लगे, हमारे ऊपर विदेशी हमले शुरू हुए और फिर परोक्ष रूप से, बाद में प्रत्यक्ष रूप से हम विदेशी हमलों के शिकार हो गए और फिर गुलाम हो गए। गुलामी का एक लंबा दौर हमने देखा। अंग्रेजों की पूरी 250 साल की गुलामी देखी, फ्रांसीसियों की देखी, पुर्तगालियों की देखी, उसके पहले इस्लाम को मानने वाले शासकों की गुलामी भारत के कमोवेश 1/3 से आधे इलाके में हमने देखी। इस पूरे के पूरे गुलामी के दौर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस दौर का सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का गिरना, ज्ञान का पराभव और परोक्ष रूप से भाषा का पराभव, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राज्य भाषा का गिरते चले जाना, उसका समाप्त होते चले जाना और एक स्तर पर उसका बिल्कुल निष्प्राण हो जाना। और अंग्रेजों ने तो साजिश करके, षड्यंत्र करके भारत में चलने वाले 7,32,000 गुरुकुलों को, जो मूल रूप से संस्कृत में पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे, जड़ से खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और उसी के कारण ये देश में बहुत गहरी गुलामी आ गई और उस गुलामी से आजाद होने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया।